यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर इंग्लिश पेडागोजी कंप्लीट करने वाले हैं। बेसिकली इंग्लिश से आपसे जिस भी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उसका एक प्रैक्टिस सेशन आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यदि आप ईवीएस के कंप्लीट नोट्स को बाय करना चाहते हैं, जिसके साथ मॉक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, इसके अंदर आपके 20 मॉक टेस्ट रहेंगे, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8770803840 पर जाकर आप व्हाट्सएप करके सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम से जाकर इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और यदि आपको सीटीपी के भी इसी तरीके से प्रैक्टिस सेशन व नोट्स बाय करना है, तो सेम नंबर पर आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट करके सारी डिटेल इसके बारे में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का हम लोग श्री गणेश यहाँ पर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अ टीचर ऑफ क्लास 5th विशेस टू टीच अ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर फ्रॉम द सिलेबस शी शुड। मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है। चलिए सबसे पहले हिंदी मीनिंग निकालने से पहले हम लोग सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ट्राई करते हैं, क्योंकि हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, तो खुद की अंडरस्टैंडिंग पर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। कुछ इस तरीके से बताया गया है, अ टीचर ऑफ क्लास 5th विशेस टू टीच अ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर फ्रॉम द सिलेबस she should first option is ask a student to memorize the rule. Second option is not teach the complex structure and avoid it. Third option, focus on listening speaking practice instead of teaching grammar. और fourth option है use a grammar game with a focus on the complex structure. अब आई थिंक आपने सोच लिया होगा आंसर इसका क्या होना चाहिए। चलिए अब इसको हम लोग हिंदी में देखते हैं। अ टीचर ऑफ क्लास 5th विशेस टू टीचर, मतलब टीचर जो है क्लास 5th की बात हो रही है, प्राइमरी लेवल की ही बात हो रही है। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर को पढ़ाना चाहती है। ठीक है, तो वो टीचर यहाँ पर क्या कर सकती है, जैसे हम लोगों ने मेमोराइज पढ़ा, इसको देखने की आवश्यकता नहीं थी। नॉट टीच कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को पढ़ाए ही नहीं और उसको अवॉइड कर दे, नॉट राइट। थर्ड है फोकस ऑन लिसनिंग स्पीकिंग प्रैक्टिस इंस्टेड ऑफ टीचिंग ग्रामर। ग्रामर के बजाय वो लिसनिंग स्पीकिंग जो है उसके ऊपर फोकस करे। बल्कि हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमारी जो 4 स्किल होती है, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग, चारों के ऊपर फुल कंसंट्रेट रखना होता है। तो ये फिर यहाँ पर ये बात जाकर गलत हो जाती है। थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पर रॉन्ग होगा। एक ही ऑप्शन बचा है तो डेफिनेटली उसे ही राइट होना था। यूज अ ग्रामर गेम विद फोकस ऑन दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जहां पर भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ रही है उसके लिए टीचर कुछ ग्रामर के गेम्स का यूज कर सकती है। बहुत सारे प्रकार के ग्रामर गेम होते हैं जिसके माध्यम से बच्चों को हम लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझा सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर डी होना चाहिए। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को मात्र आप 10 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ आपको यहाँ पर देखना होता है। ये कोई नीड नहीं होती देखने की, क्योंकि वो तो जस्ट एक आपको आइडिया दे रहा है कि प्राइमरी लेवल पर आपको देखना है। जैसे क्लास 5 का पूछा है, मतलब बहुत वो वाले बच्चे होंगे जिनको बेसिक नॉलेज की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी, और बच्चों को हम लोग कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर सिखा रहे हैं। सिर्फ इतना सा आप देखेंगे, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑप्शन इतना सा देखना है, स्टूडेंट टू मेमोराइज, कट कर दो। नॉट टीच कॉम्प्लेक्स, नॉट टीच वाली बात हम लोग करेंगे नहीं। फोकस ऑन लिसनिंग स्पीकिंग हो रहा है, तो रीडिंग राइटिंग की क्या गलती थी, कट कर दो। एक ही ऑप्शन आपके पास बचेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग इसी तरीके से ट्राई करेंगे कि कम समय में उसको करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आपको इसको पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सही स्टेटमेंट बताना है। चिल्ड्रन फर्स्ट लैंग्वेज इज अ हर्डल, इट इज डिफिकल्ट टू टीच इंग्लिश एज दे यूज देयर फर्स्ट लैंग्वेज। थर्ड ऑप्शन है एज अ टीच यू वुड लाइक टू गिव अ लिस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड। फोर्थ है चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद अ ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। देखो इस तरीके से ट्रिक लगती है। बाकी सारे हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, लेकिन ये जो एक तरीका होता है, जो क्योंकि काफी टाइम हो गया हम लोगों ने इंग्लिश की क्लास नहीं ली है, तो शायद ये तरीका हम लोग भूल ना जाए, इसलिए जस्ट आपको बताया। जैसे ही आपने देखा कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो गलत वाले हम लोग कट कर देंगे। हर्डल का मतलब होता है एक तरीके से परेशानी। क्या चिल्ड्रन की जो फर्स्ट लैंग्वेज है, चिल्ड्रन फर्स्ट लैंग्वेज इज अ हर्डल इन लर्निंग इंग्लिश। फर्स्ट लैंग्वेज बच्चे की मदर टंग होती है, तो मदर टंग कभी भी परेशानी क्रिएट नहीं करती। इवन वो एक रास्ता दिखाती है बच्चों को नई लैंग्वेज को लर्न करने का। डिफिकल्ट टू टीच इंग्लिश, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज जो है इग्नोर करती है इंग्लिश को। गलत बात है, इतना सा पढ़ने से ही पता चल रहा था कि इंग्लिश को पढ़ना डिफिकल्ट होगा, पहले से ही बता दिया गया है, गलत है। एज अ टीचर यू वुड लाइक टू गिव अ लिस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, यहाँ पर दिखता है इंग्लिश वर्ड दे दो, बच्चे लर्न कर लेंगे, तो उससे उसकी चारों स्किल का निर्माण नहीं हो पाएगा, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग का। गलत हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रेजर मतलब होता है खजाना, है ना।
चिल्ड्रंस कम टू स्कूल विद अ ट्रेजर, एक ट्रेजर के साथ आते हैं, ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब उनके पास ना, बच्चों के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। एंड देयर मदर टंग एक्ट लाइक अ रिसोर्स इन लर्निंग इंग्लिश। हमको पता है मल्टीलिंगुअलिज्म का फॉर्मूला, जो मदर टंग होती है वो बच्चों को हेल्प करती है कुछ नई चीजों को लर्न करने में। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर मूव करेंगे। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो कम समय में आप इंग्लिश को कवर अप कर पाए, क्योंकि आपको पता है पैराग्राफ आप लोग पढ़ोगे डेफिनेटली बहुत टाइम लगने वाला है। तो यहाँ कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको आप 10 सेकेंड में या फिर 15 सेकेंड में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे। आई नो आज प्रोसेस थोड़ी सी स्लो हो सकती है, हम लोग थोड़ा धीरे पढ़ रहे हैं, लेकिन जब इस प्रकार की प्रैक्टिस बन जाएगी तो आसानी से आप लोग इसे कंप्लीट कर पाओगे। चलिए सबसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एम ऑफ टीचिंग पोइट्री। ठीक है, 10 सेकेंड आपके स्टार्ट होते हैं। मैंने टाइमर यहाँ पर लगा दिया है, 10 सेकेंड है आपके पास। चलिए टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहला है इनेबल स्टूडेंट टू सॉल्व पजल, इनेबल स्टूडेंट टू राइट एन ऐसे, इनेबल लर्नर टू प्रिपेयर रिपोर्ट एंड ब्रोशर, और इनेबल लर्नर टू अप्रिशिएट राइम एंड फीलिंग। बात किसकी की गई थी? ओके, टाइमर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्या बताया गया है? इंग्लिश को पढ़ाने का एम क्या होता है? वन ऑफ द एम, क्या बच्चे सिर्फ पजल सॉल्व कर पाए, बच्चे कैसे लिख पाए, बच्चे रिपोर्ट और ब्रोशर्स बना पाए, या फिर अप्रिशिएट किया जाए बच्चों को, लर्नर्स जो है उनको अप्रिशिएट किया जाए राइम और फीलिंग के लिए, कि जो भी बच्चे टीच कर रहे हैं, पोइट्री वगैरह पढ़ रहे हैं, तो उनको उनका राइम समझ में आए कि टोन क्या है इसकी, वो उस चीज को फील कर पाए। तो डेफिनेटली बच्चों के लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा बड़ा टाइमर हम लोग डालेंगे, क्वेश्चन को देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार का, उस हिसाब से हम लोग टाइमर सेट करेंगे। चलिए 15 सेकेंड का टाइमर इसके लिए रखते हैं। ठीक है, चलिए आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। आप खुद से पढ़िएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ओके, 15 सेकेंड आपके यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, अब देखो क्या पूछा गया था क्वेश्चन में। आई थिंक आपने आंसर सोच लिया होगा, या फिर 5 सेकेंड और एक्स्ट्रा मिलते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, इसको सॉल्व करते हैं। क्या पूछा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन चूजिंग टीचिंग मटेरियल फॉर अ क्लास। वही टीचिंग मटेरियल, टीएलएम हम लोगों को सर्च करना है। हम बच्चों को किस सामग्री का यूज करके पढ़ा सकते हैं, राइट? और इंग्लिश की बात हो रही होगी। नीड टू बी एन कन्फाउंडिंग एज पॉसिबल इन द एक्सटेंड ऑफ टेक्स्ट दैट विल बी यूज्ड। दूसरा है नीड टू बी वेरी सेंसिटिव टू परसेप्टिव्स ऑफ इक्विटी, यानी कि जेंडर और जो सोशल चीजें होती है और उसको लेकर हम लोग काफी ज्यादा सेंसिटिव रहे। ठीक है, नीड टू बी वेरी रिजिड एंड इनकंसिडरेट टू द कल्चर एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्निंग। ऑप्शन डी है नीड टू बी वेरी सर्क्यूशियस व्हेन डिसाइडिंग द कॉन्सेप्ट टू द डील विद द क्लास। देखो पहला तो होगा नहीं, हमें ज्यादा कंफाउंडिंग होने की बात यहाँ पर करना भी नहीं है ना। और अगला आपसे बोला था रिजिड, बहुत ज्यादा कठोर आपको हो जाना चाहिए जब आप इस प्रकार के टीएलएम को डिसाइड करते हो, और आपको बहुत ही ज्यादा सर्क्यूशियस हो जाना चाहिए जब आप इस प्रकार से चीजों के लिए डील करते हैं। तो ये भी यहाँ पर राइट नहीं है, एक ही आंसर राइट बच रहा है कि आपको काफी ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। जो बच्चे या फिर जब हम लोग जेंडर की बात करते हैं, सोशल जो परसेप्टिव होते हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि एक लड़का है और एक लड़की है, तो इस प्रकार से उनके बीच में कोई भी भेदभाव वाली चीजें ना आए, या फिर गर्ल्स उसको अच्छे से कंप्लीट कर पा रही है, बॉय को ऐसा लग रहा है कि एक मोनोटोनस क्लास वहां पर बन चुकी है, तो ऐसा कोई भी सिचुएशन क्रिएट नहीं होना चाहिए। टीएलएम को सिलेक्ट करते हुए आपको सबसे बड़ा ध्यान यही रखना है कि आप क्लास के साथ पार्शियल ना हो जाए, गर्ल के साथ पार्शियल ना हो जाए, या फिर पर्टिकुलर बॉयज के साथ पार्शियल ना हो, सभी को इक्वली ट्रीट करें। ठीक है, तो नीड टू बी वेरी सेंसिटिव टू परसेप्टिव्स ऑफ इक्विटी, जेंडर और सोशल चीजों को लेकर एंड हार्मोनी, इन चीजों को लेकर आपको काफी ज्यादा सेंसिटिव होने की यहाँ पर आवश्यकता होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, इसके लिए भी हम लोग रखेंगे 15 सेकेंड का टाइमर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, टाइमर आपका स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहला है राइटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज स्किल, लिसनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज स्किल, रीडिंग हो सकती है, या फिर रेकॉर्डिंग करना एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज स्किल यहाँ पर रहेगी।
ये आपको पता है 4 टाइप की स्किल होती है और चारों ही इंपॉर्टेंट होती है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। टाइमर आपका ओवर हो चुका है। आपको पता है राइटिंग इंपॉर्टेंट है, लिसनिंग भी है, रीडिंग भी है, ठीक है, स्पीकिंग भी है। बट यहाँ पर रेकॉर्डिंग लिखा हुआ है, तो रेकॉर्डिंग का मतलब होता है एक तरीके से कैलकुलेशन करना, मतलब हम लोग पूरा कैलकुलेटिंग वे में बातचीत करते, तो वो इसके लिए हम लोग यहाँ पर नहीं बोल सकते कि ये काफी ज्यादा लैंग्वेज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। तो आपका आंसर यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। रेकॉर्डिंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज स्किल। तो हम लोगों ने लगा दिया यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थोड़ी स्पीड और बढ़ाएंगे अब हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है लिसनिंग एंड रीडिंग प्रोफिशिएंसी। लिसनिंग एंड रीडिंग प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज लर्निंग मेनली डेवलप स्किल। जो हम लोग बात करते हैं लिसनिंग और रीडिंग प्रोफिशिएंसी की, वो ही LSRW 4 स्किल है। इसमें से हम लोगों ने लिसनिंग की बात कर ली, रीडिंग की बात कर ली, ठीक है। ये हमारी कौन सी स्किल होती है, लिसनिंग और स्पीकिंग। लिसनिंग और रीडिंग जो होती है हमारी रिसेप्टिव स्किल होती है, जहां पर हम लोग चीजों को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। सेकंड, आप इसको अच्छे से लिख लो, क्योंकि 4 स्किल में से आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपके पास 4 स्किल है, तो बताइए इसमें से कौन सी रिसेप्टिव होगी और इसमें से कौन सी यहाँ पर आपकी प्रोडक्टिव होगी। तो रिसेप्टिव, जब आप चीजों को रिसीव कर रहे हो, लिसन कर रहे हो, चीजों को सुन रहे हो, तो आप रिसीव कर रहे हो, तो आपका जो लिसनिंग है वो आपकी कौन सी स्किल हो जाएगी, रिसेप्टिव स्किल हो जाएगी। आपकी स्पीकिंग, आप बोल रहे हो मतलब आपको मेहनत लग रही है, तो स्पीकिंग आपकी प्रोडक्टिव स्किल हो जाएगी। रीड करना है, आपको पढ़ना है सिर्फ, है ना, आपको इतना ज्यादा अटेंशन भी नहीं देना है। नॉर्मली आप चीजों को जो हम लोग बोलते हैं ना कि एक्सपेंसिव रीडिंग करना, तो आप रीड कर रहे हो, जस्ट आपको देखना है, ठीक है। तो आपकी ये रिसेप्टिव स्किल कहलाई जाएगी, जहां पर आप चीजों को क्या करते हो, रिसीव करते हो। राइटिंग में आपको लिखने में मेहनत करनी पड़ती है, तो ये आपकी प्रोडक्टिव स्किल हो जाएगी। तो लिसनिंग और रीडिंग आपकी रिसेप्टिव स्किल होती है, और आपका जो बचा हुआ है स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये आपकी प्रोडक्टिव स्किल बनती है। संस्कृत यदि आप लोग देखते हैं कभी, तो संस्कृत में भी आपके एज इट इज इसका ट्रांसलेशन संस्कृत में और हिंदी में करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब फेवरेट क्वेश्चन आप सीटेट का इसको बोल सकते हो। अभी क्वेश्चन पर आ जाते हैं वापस से। लिसनिंग एंड रीडिंग प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज लर्निंग मेनली डेवलप। जब बच्चा लिसनिंग और रीडिंग कर रहा है, सिर्फ चीजों को सुन रहा है, ठीक है, और रीडिंग कर रहा है, पढ़ रहा है, जिससे बच्चे की कौन सी क्षमता का विकास यहाँ पर होगा, ये आपसे पूछा गया। क्या बच्चा एक्सप्रेशन स्किल को डेवलप कर पाएगा, क्या उसकी कॉम्प्रिहेंशन पावर यहाँ पर बढ़ेगी, आर्टिकुलेशन करने की पावर बढ़ेगी, या चीजों को डिलीवर करने की, देने की पावर उसकी बढ़ेगी। आंसर क्या होगा, डेफिनेटली कॉम्प्रिहेंशन पावर, उसकी जो समझ शक्ति है वो यहाँ पर उसका विकास होगा। आंसर क्या बन गया, आंसर बन गया आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द वन ऑफ द मेथड एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू टेकल द चैलेंजेस ऑफ द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। अब यहाँ पर जो है गवर्नमेंट या सरकार के द्वारा इस प्रकार के जो चैलेंजेस होते हैं, मल्टीलिंगुअल नेचर होता है, बच्चे जो है अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे एमपी का कोई बच्चा है, यदि वो महाराष्ट्र में जाकर बैठा है, तो वो अपनी एमपी की लैंग्वेज को ही प्रेफर करेगा प्रायोरिटी पर। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए क्या नियम या फिर क्या मेथड यहाँ पर बनाई गई है, ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहला ऑप्शन है द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। सेकेंड है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करिकुलम को अपना लिया जाए, आईटी टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। थर्ड है द मॉडर्न लैंग्वेज पॉलिसी को, या 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का, वन ऑफ द फेमस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को यहाँ पर अपनाया जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन की भी इसमें नीड नहीं है ना। मल्टीलिंगुअल में हम लोग देखते ही है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है अपनाया जाता है हर जगह। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। चलिए, विच व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रामर इन टीचिंग लैंग्वेज। 20 सेकंड का टाइमर रख लें, शब्द थोड़े से बड़े लग रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा टाइम यहाँ पर ज्यादा लग जाए। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। फर्स्ट ऑप्शन है sensitize the child to language sound structure, second है develop the imagination, third है reconstruction of the meaning of the attempt expression through the imperfect English, tool for increasing the language repertoire and for understanding the construction of text, rhetoric and argumentation। चलिए आपका टाइमर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि एक ग्रामर का जो है, जब लैंग्वेज टीचिंग की जाती है तो ग्रामर का क्या रोल रहता है, ग्रामर का रोल क्या होना चाहिए, वो आपसे पूछा गया। सेंसिटाइज द चाइल्ड टू लैंग्वेज साउंड स्ट्रक्चर, मतलब सेंसिटाइज करना उन चीजों को, ठीक है, लैंग्वेज साउंड स्ट्रक्चर। एक बच्चे की इमेजिनेशन पावर को इंक्रीज करना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द मीनिंग एंड ऑफ द अटेम्प्ट एक्सप्रेशन तो इम्परफेक्ट इंग्लिश, बच्चों के जो मीनिंग को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात हो रही है। अगला ऑप्शन है
टूल फॉर इंक्रीजिंग द लैंग्वेज रेpertoire एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्स्ट, rhetoric एंड आर्गुमेंटेशन। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया, ऑप्शन डी यहाँ पर सही लग रहा है, क्योंकि इसने क्या बोला है कि बच्चे की जो क्षमता है, स्किल्स है, उसको क्या करना है, बढ़ाना पड़ेगा, हमें इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो नए नए शब्दों का क्या कर पाए, निर्माण कर पाए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टूल फॉर इंक्रीजिंग द लैंग्वेज रेpertoire एंड फॉर द अंडरस्टैंडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेक्स्ट, rhetoric एंड आर्ग्यूमेंटेशन। ठीक है, रेप्टायर मतलब आप कोई भी, अगर आप रेप्टायर का मीनिंग लिखना चाहते हैं तो मतलब कोई भी एक प्रदर्शन करके, कोई भी एक्टिविटी करवाकर, कोई भी नाटक ड्रामा करवाकर बच्चों की जो स्किल्स है, बच्चों को जो पढ़ाने का जो वे है, उसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल इंग्लिश को ऐसे समझा जाता है कि जस्ट पास करना है तो एक बार बच्चों को रटवा दिया जाए कुछ चीजें, तो ऐसा नहीं होता है। बच्चों की स्किल्स को यहाँ पर डेवलप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, व्हाट इज द वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सीसी के टाइम पर किस चीज का जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा फेस की जाती है? पहला ऑप्शन आपके सामने, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है टीचर लार्जली कंसीडर्ड सीसी एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द असेसमेंट प्रोसेस। सेकेंड है द टीचर इंटीग्रेट द असेसमेंट विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। थर्ड है इट इज कंसीडर्ड बाय द टीचर एज एन एक्सटर्नल एक्टिविटी दैट इज टू बी फॉलोड आफ्टर द कंप्लीट ऑफ अ टॉपिक लेसन। और ऑप्शन डी है इट इज गिवन सिग्निफिकेंट अटेंशन बाय टीचर टू इंटीग्रेट इनटू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब देखो, क्वेश्चन में इसने डायरेक्टली डिनाई नहीं किया उस चीज के लिए कि आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। इसने बोला है कि आपको प्रॉब्लम बतानी है कि जब सीसी का निर्माण किया जाता है तो क्या परेशानी टीचर को फेस करनी पड़ती है। तो परेशानी वाला स्टेटमेंट आपको ये लग रहा होगा, टीचर हमेशा इसको एज अ एक्सटर्नल एक्टिविटी की तरह दिखता है, तो यहाँ से बन जाएगा आपका आंसर। इसमें आपको ऑप्शन पढ़ने की इतनी ज्यादा भी नीड नहीं थी, आपको डायरेक्टली जैसे ही हम लोग इस स्क्रीन पर आपकी नजर गई होगी, आपको यहाँ पर दिख गया होगा शॉर्ट में CCE, है ना, और आपको ये बोला है कि मेजर प्रॉब्लम मतलब गलती निकालनी है, और एकदम से यहीं पर नजर जाती है, अगर आपने इन 3 लाइन में भी देखा होगा तो एक्सटर्नल एक्टिविटी, तो हमको सीसी के बारे में पूरी जानकारी है, सतत व व्यापक मूल्यांकन के बारे में पूरी जानकारी है कि टीचर क्या करता है, इसको ऐसा समझता है कि हाँ सीसी आ रहे हैं तो बच्चों को थोड़ा सा रेडी हम लोग कर देते हैं उस चीज के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए। बाकी सीसी आपको बताए कंटिन्यू है, लगातार होना है, कॉम्प्रिहेंसिव वे में मतलब एक व्यापक रूप में होना है, तो कंटिन्यू पूरे समय चलता ही रहता है, हर चीज बच्चे की एनालिसिस यहाँ पर की जाती है। तो टीचर हमेशा इसको एक्सटर्नल एक्टिविटी समझने की गलती कर लेते हैं, तो ये आपका बन गया यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, पहला वाला पॉजिटिव पॉइंट है, इंटीग्रल मतलब चारों चीजें जितना भी है सब चीजों को मर्जअप करके चलना होगा टीचर को। दूसरा भी वही बोल रहा है, टीचर इंटीग्रेट कर रहा है, इंटीग्रल इंटीग्रेट सेम मीनिंग होता है ना, असेसमेंट विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ उसको ऐड कर देता है, जैसे जैसे पढ़ाता जा रहा है सीसी बच्चे का होता जा रहा है। और सिग्निफिकेंट अटेंशन बाय द टीचर, अगेन इंटीग्रेट आ रहा है, मतलब 3 इंटीग्रेट बोल रहे हैं, मतलब ये तीनों अलग है और ये एक अकेला अलग होगा। ठीक है, तो सी बिल्कुल आपका राइट होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोलने की इच्छा रखता है, व्हाट इज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच। 20 सेकंड का टाइमर डाल लेते हैं, 20 सेकंड है आपके पास, इवन 25 कर देते, चलो आपका टाइमर शुरू होता है अब। ओके चलिए, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, कुछ 2 से 3 सेकंड आपको एक्स्ट्रा मिल चुके हैं। सबसे पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, इट टॉट लैंग्वेज इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट दैट लर्नर कुड रिलेट टू। ठीक है, ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल अप्रोच का एक ड्रॉबैक हो सकता है, हमको गलती बतानी मतलब कमी क्या है स्ट्रक्चर अप्रोच में। सेकंड है लीड टू बी अ फ्रेगमेंटेशन एंड ट्राइवलाइजेशन ऑफ थॉट बाय ब्रेकिंग अप लैंग्वेज इनटू स्ट्रक्चर एंड स्किल्स। Third, it gave learner language that could be used in a real life situation instead of just the ability to use the correct sentence in the classroom. और it bridges the gap between linguistic age and mental age. अब आपको बताना था कि स्ट्रक्चर अप्रोच की सबसे बड़ी कमी क्या है। ठीक है, तो क्या हम लोगों को पहले स्ट्रक्चर अप्रोच के बारे में देख लेना चाहिए कि स्ट्रक्चर अप्रोच क्या होती है। देखो इसका एक आप यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रक्चर अप्रोच कैसे क्या वर्क करती है। चलिए, स्ट्रक्चर अप्रोच का यहाँ पर मैंने इमेज नहीं डाला है।
वापस से क्वेश्चन पर आ जाते हैं, यहीं से समझ लेते हैं। देखो स्ट्रक्चर अप्रोच, स्ट्रक्चर से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर चीजों को क्या किया जाता है, बिल्कुल एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया कोई भी एक स्ट्रक्चर आपने बना ली कि आपको क्या करना है, बच्चों को एक पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री में जाने के लिए ट्रेनिंग देनी है, तो आप क्या करेंगे, केवल उसकी लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर फोकस करेंगे। बच्चों को कोई भी एक एग्जाम क्रैक करनी है, तो आपका टारगेट क्या रहेगा कि बच्चा रीडिंग कर पाए और राइटिंग कर पाए। तो ये क्या होता है, इसके टुकड़े हो जाते हैं। मतलब सामने वाला आपसे पूछता है कि आपको करना क्या है, आपको बोलने के लिए चाहिए ना, मतलब आप कहीं विदेश वगैरह जा रहे हो तो आपको स्पीकिंग के लिए करना है, तो आप चीजों को सुनकर उसका रिप्लाई कर पाओ, तो वो आपका फोकस किसके ऊपर करेंगे, बिल्कुल जो सामने वाला आपको पढ़ा रहा है, लिसनिंग स्पीकिंग के ऊपर। और जस्ट आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करनी होती है, तो हम लोग कभी भी लिसनिंग स्पीकिंग के ऊपर फोकस नहीं करते कि हम लोग मिरर के सामने होकर खड़े होकर प्रैक्टिस करें इंग्लिश की, या इस तरीके से चीजें। तो यहाँ पर क्या होता है, रीडिंग राइटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है, इट टॉट लैंग्वेज इन अ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट दैट लर्नर कुड रिलेट टू। क्या ये ड्रॉबैक होगा? नहीं, ये तो अच्छी बात है कि वो मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा है। आपको विदेश जाना है, तो आप क्या करेंगे कि उस लैंग्वेज को सीख लेंगे, फ्रेंच स्पेनिश वगैरह लैंग्वेज को सीख लेंगे, तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है, इसको ड्रॉबैक थोड़ी बोल सकते हैं। तीसरा है, इट गिव लर्नर्स लैंग्वेज दैट कुड बी यूज्ड इन अ रियल लाइफ सिचुएशन। सेम पॉइंट है, रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट कर पाएगा, तो अच्छी बात है, इसको ड्रॉबैक क्यों बोलेंगे। ये ब्रिज करता है गैप को, लिंग्विस्टिक एंड मेंटल एज को। मतलब ये जो ब्रिज करता है, मतलब जो एक दूरी क्रिएट होगी, डिस्टेंस क्रिएट होगी एक हमारे भाषाई विकास में, और जो हमारी मानसिक एज है उसके बीच में, तो उस गैप को कम करने की कोशिश करता है। तो डी भी बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो बी यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा आंसर। ये क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन कर देता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है चीजों को बांट देना, एंड ट्राइबलाइजेशन कर देता है किसका, विचारों का। कैसे? बाय ब्रेकिंग अप लैंग्वेज इनटू स्ट्रक्चर एंड स्किल। एक तो स्ट्रक्चर में इसको तोड़ देता है और एक स्किल में इसको तोड़ देता है, तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक आप इसे मान सकते हैं। ठीक है, समझ में आया क्यों हमने इसको ड्रॉबैक बनाया, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़े कर देना, मतलब अलग अलग भागों में बांट देता है स्ट्रक्चर और स्किल को। आप पढ़ना क्या चाहते हो उस हिसाब से यहाँ पर आपका अध्ययन करवाया जाता है, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हमने जितनी भी स्किल पढ़ी है, लाइक वो जीडी मेथड हो, जितने भी स्ट्रक्चर और अप्रोचेस पढ़े, हर एक जो हमारी बोल सकते हैं कि अप्रोच होती है, उसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी होता है और साथ में एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है। तो चाहे वो जीडी मेथड हो, कोई भी मेथड होगी, स्ट्रक्चर अप्रोच हो गई, और जितनी भी हमने पढ़ी है, हर एक का एक पॉजिटिव पॉइंट लेकर चलना और एक नेगेटिव पॉइंट। आपको जस्ट एक बेसिक आइडिया भी होगा ना कि सकारात्मक क्या है और नकारात्मक, इसमें क्या चीजें हो सकती है, क्या इसमें कमियां हो सकती है, जो दूसरी स्ट्रक्चर अप्रोच या अगली अप्रोच आएगी जो इसको ओवरकम करेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके ऐसे ही बनेंगे, बिल्कुल बेसिक वाले। रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। फॉलो दिस गाइडलाइंस व्हेन देयर आर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन द क्लास। इसके लिए हम लोग रख देते हैं 30 सेकेंड का टाइमर। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, पढ़िए इसको, क्या आंसर होना चाहिए। बस आपको सिर्फ इसे रीड करना है, ऑप्शन अब आएंगे आपके सामने, सिर्फ आप इसे रीड करेंगे 30 सेकेंड तक। 15 सेकेंड हो चुके हैं। ओके, आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा, मैं एक बार पढ़ देती हूँ अपनी साइड से भी। आपको ये इंस्ट्रक्शंस देखने थे मटेरियल्स के लिए, वही टीएलएम की बात हो रही होगी यहाँ पर, मटेरियल तो वही होगा यहाँ पर। गेट ऑडियो बुक थ्रू सर्विसेज लाइक बुक शेयर, अ फ्री ऑनलाइन लाइब्रेरी फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज। बच्चों के लिए कुछ ऑडियो बुक्स वगैरह लाई गई है ना, ऑनलाइन लाइब्रेरी बच्चों के लिए अरेंज की गई है। प्रोवाइड पिक्चर ऑफ डायरेक्शन एंड शेड्यूल्स के जितने भी हैं पिक्चर्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं डायरेक्शन के लिए। यूज लार्ज प्रिंट टेक्स्ट फॉर द वर्कशीट। सिंप्लीफाई डायरेक्शन विद कीवर्ड्स फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसके लिए कुछ कीवर्ड्स निकाले गए हैं। इस तरीके की कुछ एक्टिविटी करवाई जाने वाली होगी, इसके लिए पहले से ये तैयारी दिख रही है, ऐसा लग रहा है। प्रोवाइड कलर्ड स्ट्रिप और बुक मार्क टू यूज व्हेन रीडिंग। जब बच्चे रीड कर रहे होंगे ना, तो हम लोगों के पास हाइलाइटर नहीं होता है, कलर स्ट्रिप वगैरह मंगवाई गई है, ताकि जब बच्चे रीड कर रहे हो तो वहां पर बुक मार्क वगैरह के लिए हम लोग उनको हाईलाइट कर सके, पॉइंट आउट कर सके। ठीक है, ये तो कुछ इंस्ट्रक्शन थे, अब इसके ऑप्शन देखना। ऑप्शन क्या है, according to the instruction given, which of the following option is not among the things that a teacher should do for the student with disabilities। यहाँ पर क्या बोला गया है कि देखो बताइए कि टीचर ने ये जो एक्टिविटी करी है, तो टीचर का पर्पस क्या नहीं होगा। ठीक है, जिन बच्चों को डिसेबिलिटी है उनके लिए ये सारी एक्टिविटी करवाई जा रही है, तो टीचर का पर्पस क्या नहीं है।
टीचर यहाँ पर क्या नहीं करवाना चाहती वो आपसे पूछा गया है। यूज ऑडियो बुक वेन एवर पॉसिबल, यूज सिंपल कीवर्ड्स टू गिव important डायरेक्शन, provide notes in advance for all the chapter in the text, provide colored bookmark to enable them to track their readings। देखो ये क्वेश्चन क्या बोलना चाहता था हमें, अगर ये समझ में आ गया तो आंसर डेफिनेटली होगा। जो बच्चे डिसेबल हैं उनके लिए टीचर का एक आइडिया पर्पस क्या नहीं था और इंस्ट्रक्शन आपने देख ही लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों को एडवांस में नोट्स प्रोवाइड कर देना सबसे गलत चीज है। टीचर आपने देखा है कि प्रीवियस 5 स्टेटमेंट आपको दिए गए थे कि कलर स्ट्रिप वगैरह का प्रयोग कर रही है ताकि बच्चे चीजों को हाईलाइट बुक मार्क कर पाए, और इस तरीके से ऑडियो बुक उन बच्चों के लिए लाई गई है। ठीक है, ऑडियो बुक लाई गई है, ऑनलाइन शेल्फ से लाइब्रेरी उनके लिए ऑनलाइन लाइब्रेरी अरेंज की गई, मतलब कहीं ना कहीं बच्चों को सुविधाएं देने की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप बच्चों को एडवांस में नोट्स दे दोगे तो बच्चे से लर्न नहीं कर पाएंगे। आप कुछ कीवर्ड्स बच्चों को बता सकते हो, कुछ हिंट्स आप बच्चों को दे सकते हो, कुछ डायरेक्शन आप बच्चों को दे सकते हो। तो ये वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। A student of class 5th while reading a chapter finds some difficulties and unfamiliar words and is not able to get the meaning of those words he should। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बाकी प्रीवियस जो थे वो एमपीटेट के थे। यहाँ पर आपसे पूछा गया क्लास 5th का एक बच्चा है, वो कुछ डिफिकल्ट और ऐसे वर्ड्स है जिनको वो नहीं जानता है, कुछ अनफेमिलियर वर्ड्स है, तो वो उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, उसका समझ नहीं पा रहा है कि शब्द क्या कहना चाहते हैं। क्या वो टीचर से जाकर पूछ सकता है? राइट, इग्नोर और स्किप द वर्ड। वो जितने भी पढ़ रहा है, वो रीडिंग कर रहा है, दैट टाइम वो स्किप कर सकता है चीजों को। गेस द मीनिंग इन द कंटेंट, जो भी वो रीडिंग कर रहा है तो क्या वो मीनिंग निकाल सकता है, एटलीस्ट अंदाजा लगा सकता है। आस्क हिज क्लासमेट एवरी टाइम टू हेल्प, हमेशा क्लासमेट से मदद लेके यार प्लीज मेरी हेल्प कर दे, मुझे इसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा है। नॉट पॉसिबल, इग्नोर, नॉट पॉसिबल, आस्क द टीचर। अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो डेफिनेटली वो टीचर के पास ही जाएगा, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन है एटलीस्ट वो फर्स्टली उस चीज को गैस तो करे, मीनिंग तो निकाले कि ये किस सेंस में बोल रहा होगा, या इसके पीछे का जो आइडिया है वो ये हो सकता है। राइट, जैसे हम लोग करते हैं ना, पैराग्राफ होते हैं, तो हमें जरूरी नहीं है कि पैराग्राफ में जितने भी वर्ड्स उनका मीनिंग पता हो, लेकिन पैराग्राफ पढ़ के हम लोग निकाल सकते हैं कि पैराग्राफ इस सेंस में है। पैराग्राफ एक किंग और क्वीन की स्टोरी है, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें राजा का जो पूरा इतिहास है या उसका जो महल है, उससे कहीं न कहीं कनेक्टेड होगी, तो हम लोग एक गेस कर सकते हैं मीनिंग को। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा गेस द मीनिंग इन कंटेंट। ये आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पर। देखो 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू रीड द टेक्स्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड क्रिएट देयर ओन इंटरप्रिटेशन बियॉन्ड द लिटरल लेवल विथ सब स्किल शी प्रैक्टिसिंग इन द क्लास। पैराफ्रेजिंग, प्रिडिक्टिंग, इन्फरिंग या फिर समराइजिंग। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे अलग अलग टाइप से इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके हर एक चीज से, क्योंकि ये जो टाइप्स ऑफ रीडिंग के आपको प्रकार बता रहे हैं कि आप जब चीजों को रीड करते हो तो क्या मीनिंग होता है, और इवन इससे आपके बहुत सारे जब आप अनसीन पैसेज सॉल्व करते हैं, अनसीन पैसेज में ये क्वेश्चन सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अनसीन पैसेज में आपसे पूछा जाता है कि 2 क्वेश्चन बनते हैं। अभी तक हाल फिलहाल एमपी टेट में तो नहीं देखा गया ये वाली चीज को, कि एमपी टेट सी टेट में आई डोंट थिंक सो कि ये पूछता होगा वो। क्योंकि एक तो पूछता है कि आपने जो पैराग्राफ पढ़ा है, आपने पूरा अनसीन पैसेज देख लिया, आपने जो पूरा पैराग्राफ पढ़ा, उससे आपसे ये पूछता है कि इसकी समरी क्या है, या फिर जो अ, एक जो लिखने वाला होता है वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, एक आइडिया क्या है, उसका पर्पस क्या है कहने का, मेन मोटो निकालने का बोल सकता है वो। और दूसरा होता है इससे आप क्या इन्फर करते हो, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। एक तो कहने वाला क्या कहना चाहता है वो आपसे पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन तो ये बचता है। और दूसरा ये बनता है कि आप क्या चीजें समझते हो, मतलब आप आपके लेवल पर क्या सोचते हो, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फरिंग करना। ठीक है, बाकी अदर एग्जाम्स में डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज इन्फरिंग अकॉर्डिंग टू यू, यहाँ पर क्या इन्फरिंग किया गया है चीजों को। तो हम लोग अपन क्या सोचते हैं उस बारे में अपना आइडिया रखने का मौका हमें दिया जाता है। तो वही क्वेश्चन है, अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू रीड द टेक्स्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड क्रिएट देयर ओन इंटरप्रिटेशन बियॉन्ड द लिटरल लेवल। आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और इस पैराग्राफ के बारे में आप क्या सोचते हो, या फिर अकॉर्डिंग टू योर एनवायरमेंट इस पैराग्राफ पर आपकी थिंकिंग क्या है। ठीक है, तो यही बोला है, क्रिएट देयर ओन इंटरप्रिटेशन, अपना खुद का एक आइडिया लेकर आओ। तो इस चीज को क्या बोला जाएगा, बियॉन्ड द लिटरल लेवल, जो इसमें लिखा हुआ है इसके अलावा अगर ये आपको कॉन्टेक्स्ट गलत लग रहा है, यू कैन क्लैरिफाई दैट कि हाँ ये चीजें सही नहीं हो सकती, मतलब उस पैराग्राफ के आगे जाकर आप कुछ अपना आइडिया दे सकते हो। तो ये किस प्रकार की सब स्किल है, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रीडिंग के प्रकार में आता है, इसे बोला जाता है इन्फॉर करना। आंसर आपका हो जाएगा इन्फरिंग करना। ठीक है, तो कुछ और प्रकार हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या प्रकार यहाँ पर हो सकते हैं।
चलिए, इसमें हम लोग देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर बताया गया था कि ये इन्फरिंग है, तो इन्फरिंग का मीनिंग क्या होता है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। इन्फरिंग होता है, हिंदी में अगर अपन लोग बात कर रहे हैं तो उपलब्ध सूचना के आधार पर कोई राय बनाना या एक खुद से निर्णय लेना और परिणाम निकालना। मतलब आपने एक पैराग्राफ पढ़ा और आपकी थिंकिंग क्या है, आप अपनी थिंकिंग बताइए, तो उससे बोला जाता है इन्फरिंग करना। ऐसे ही समराइजिंग करना भी होता है। समराइजिंग में जो लिखा हुआ है ना उसके आधार पर आप इसका रिजल्ट निकालिए, उसको समराइज करिए, शॉर्ट में बता दीजिए कि ये पूरा पैराग्राफ ये कहना चाहता है। ठीक है, लाइक मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है, आपने, या फिर हम लोग पैराग्राफ को भी छोड़ो, हम लोग नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, हम लोग किसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी ये किसान आंदोलन चल रहा है, ठीक है, तो किसान आंदोलन के ऊपर मान लो न्यूज़पेपर में एक पैराग्राफ, एक आर्टिकल आता है, तो मैंने आपसे पूछा कि अच्छा इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है, तो आपको अपना आइडिया नहीं देना है, आप उस बारे में क्या सोचते हैं, इस पैराग्राफ में जो जो लिखा हुआ है ना, जस्ट शॉर्ट में दो या एक या दो लाइन में आपको अपना स्टेटमेंट देना होगा। और मैं अगर आपसे पूछ रही हूँ कि आप क्या सोचते हो इस बारे में, क्या ये आंदोलन ठीक है या जो भी है, ठीक है, तो फिर आप अपना आइडिया देंगे, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फर करना, बियॉन्ड अपनी मतलब खुद की इंटरप्रिटेशन को बताना हम लोग इन्फरिंग बोलते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, फिगर आउट व्हाट इज रियली मीन फ्रॉम क्लूज इन द टेक्स्ट, व्हाट इज रियल मीनिंग, या फिर अपना एक आइडिया अपन लोग वहां पर बता सकते हैं। तो एक काम करते हैं, टाइप्स ऑफ रीडिंग हम लोग देख लेते हैं कि रीडिंग में किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, रीडिंग स्ट्रेटेजीज क्या क्या होती है। सबसे पहला होता है समराइज करना। मान लो ये पूरा एक आर्टिकल आपके पास रखा हुआ है, ये आर्टिकल आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आर्टिकल है, ठीक है, आप चीजों को क्या कर रहे हो, समराइज कर रहे हो, समराइज कर रहे हो मतलब जो भी लिखा हुआ है उसका एक मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे हो अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ। पैराग्राफ में रीडिंग स्ट्रेटेजीज में आप जैसे कि कोई भी दो लाइन पढ़ी, आप खुद से क्वेश्चन कर सकते हो कि आपने अभी जो पढ़ा उसका क्या मीनिंग निकल रहा है, निकल के आ पा रहा है, तो वो आपकी रीडिंग काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, ये रीडिंग स्ट्रेटेजीज में आता है। जब भी हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और कोई लाइन नहीं समझ आ रही है, तो हम लोग खुद से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या इसका ये मीनिंग ये हो सकता था क्या। मेकिंग कनेक्शंस, चीजों को इंटर रिलेट करेंगे, जैसे कि एक आर्टिकल है उसके अंदर दो छोटे छोटे पैराग्राफ है, तो क्या फर्स्ट पैराग्राफ का मीनिंग सेकंड पैराग्राफ से मैच कर पा रहा है। इस तरीके से आप कनेक्शन बनाते हो कि ये चीजें कैसे इंटरकनेक्ट होगी। एक आता है प्रिडिक्ट करना। प्रिडिक्ट करना मतलब एक अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं, चीजों को लेकर हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चीजें जो है, प्रिडिक्ट का हिंदी मीनिंग वही होता है अंदाजा लगाना, ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा होगा, या फिर इसके कहने का ये मतलब हो सकता है, वो प्रिडिक्ट करना होता है। विजुअलाइजेशन करना, हम लोग पूरा इमेजिनेशन कर रहे हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा हो सकता है, हाँ ये कह रहा होगा, ठीक है, तो वो विजुअलाइजेशन होता है। देन अगला है डिटरमाइनिंग इंपॉर्टेंस। आपने जो पैराग्राफ पढ़ा है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों वो आर्टिकल दिया गया है, पढ़ने के पीछे का पर्पस क्या है, तो आप उसके इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। इन्फर करना आप लोग जान ही चुके हैं, अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रखना, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं इन्फर करना होगा। कंबाइनिंग आइडियाज, जितना भी आपने पढ़ा है और जितना भी आपका प्रीवियस नॉलेज है, आपके अनुभव है, आप उन सारी चीजों को कंबाइन करके उस चीज को, उस पैराग्राफ को अपने से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी रीडिंग स्ट्रेटेजीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बाकी मेन आपको बताना था कि इन्फर का मीनिंग क्या होता है, तो इन्फर अपने खुद के आइडियाज देना। कभी हो सकता है कि अनसीन पैसेज में आपसे वही पूछ लिया जाए कि आप क्या सोचते हो उस बारे में। समराइज करना मतलब जो कहने वाला है उसने क्या कहा है, जो पोइट वगैरह पोयम वगैरह लिखी है तो उसने क्या कहा है पोयम में, और आप क्या सोचते हो, दो डिफरेंट डिफरेंट थिंग होती है। A child got admission to a new school. The teacher was surprised to see that she would speak four languages fluently but couldn't speak in English. She is a monolingual, bilingual, multilingual या फिर linguistic। ये क्वेश्चन आपसे होमवर्क में भी पूछा गया था, आंसर आपका क्या होगा, मल्टीलिंगुअल, क्योंकि बहुभाषावाद की बात हो रही है, क्योंकि क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानते हैं, ठीक है, तो वहां पर उनके साथ करके हम लोग एक मल्टीलिंगुअल, एक बहुभाषावाद वाला इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मोनोलिंगुअल तो होता है कि आप जिस भाषा में बात कर रहे हो उसी भाषा में बात करोगे। बाइलिंगुअल क्या होता है, भाषा का हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रांसलेट करना होता है। ठीक है, देखो मोनोलिंगुअल क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मोनोलिंगुअल डिक्शनरी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इन द लैंग्वेज दैट यू आर लर्निंग। और बाइलिंगुअल का मीनिंग यहाँ पर बताया गया है, बाइलिंगुअल डिक्शनरी प्रोवाइड्स अ ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन यूजिंग अनदर लैंग्वेज, अ लैंग्वेज यू आर वेरी फेमिलियर विद, यूजुअली योर नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर हो रही थी। और मल्टीलिंगुअलिज्म को आप जानते ही हैं। और एक और ऑप्शन यहाँ पर दिया गया था, एक ऑप्शन और का मीनिंग हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। दिया गया था लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मतलब कि बहुत सारी भाषाई बात, मतलब आपका उसमें क्या है, परफेक्शन है। तो यहाँ पर तो ये बात हो रही है कि बच्चा जो है स्पीक कर पा रहा है, बट यहाँ पर जो है फोर लैंग्वेज फ्लुएंटली बट कुडंट स्पीक वेल।
ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज़ों की बात हो रही होगी कुछ इस तरीके से कि वो बच्चा बोल पा रहा है लेकिन लिख नहीं पा रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से कुछ बात हो रही है तो ये लिंग्विस्टिक तो होगा नहीं, मल्टीलिंगुअल की यहाँ पर बात हो रही होगी, मोनोलिंगुअल और बाइलिंगुअल यहाँ पर है नहीं, ठीक है? आगे अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अ 2.5 year old child pick up his sibling's book and looking at the picture and tells a story. The child is मतलब एक 2.5 साल का बच्चा है, अपने सिबलिंग या अपने कोई भाई बहन हो सकते हैं, उसकी बुक को उठाता है और पिक्चर को देखते ही उसको स्टोरी कहने लग जाता है। हम लोगों ने देखा है ना खरगोश और कछुए वाली स्टोरी, तो जस्ट उसके सामने एक इमेज बनी हुई है और उस इमेज को देखकर वो कहानी बोलना स्टार्ट कर देता है। तो इस प्रकार के जो लर्नर्स होते हैं या फिर रीडर्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाएगा? इमर्जेंट राइटर बोला जाएगा, इमर्जेंट स्टूडेंट बोला जाएगा, इमर्जेंट रीडर या फिर इमर्जेंट स्टोरी राइटर। देखो एक शब्द प्रयोग किया जाता है इमर्जेंट लिटरेसी करके, ठीक है? तो सबसे पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद वापस हम लोग इस क्वेश्चन पर आएंगे। इमर्जेंट लिटरेसी इज अ टर्म दैट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन अ चाइल्ड्स नॉलेज ऑफ अ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। बच्चे की जो रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स जो होती है उसको बताने के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, जिसे बोला जाता है इमर्जेंट लिटरेसी। क्या बोला जाता है? इमर्जेंट लिटरेसी बोला जाता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बच्चे की, देखो पूरा एक काम करते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर अपनी ओन लैंग्वेज में इसको समझेंगे। knowledge of reading and writing skill before they learn how to read and write words. It signals a belief that in literate society young children even 1 day 2 year old olds are in the process of becoming literate। मतलब यहाँ पर बच्चा कहीं ना कहीं थोड़ा गिफ्टेड वाला हो सकता है, गिफ्टेड वाला या फिर आप बोल सकते हो कि बच्चा पहले से सब कुछ चीजों को ऑलरेडी लर्न कर चुका है। लाइक आप चॉम्स्की की थ्योरी भी लगाएंगे तो वहां पर ये होता है कि बच्चों को पहले से सारी चीजें आती है क्योंकि वो एलईडी के साथ पैदा होते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि बच्चा क्या है, एमर्जेंट लिटरेट है, ठीक है? एमर्जेंट लिटरेसी शब्द को बोला जाएगा यहाँ पर। तो अब आपको ऑप्शन में देखना है, एमर्जेंट तो दिया हुआ है, एक राइटर दिया हुआ है, एक स्टूडेंट दिया हुआ है, एक रीडर दिया हुआ है, एक स्टोरी राइटर यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस प्रकार के लिए हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं, इस प्रकार के बच्चों को बोला जाता है इमर्जेंट रीडर। जैसे ही उसने इमेज देखी, पिक्चर देखी और उसने स्टोरी कहना स्टार्ट कर दिया तो ये बच्चा किस प्रकार का कहलाएगा? ये बच्चा कहलाएगा इमर्जेंट रीडर। और यही चीज क्या कहलाती है? इमर्जेंट लिटरेसी कहलाती है, जहां पर बच्चा जो है एक एक फ्लुएंट लर्नर होता है, जहां पर चीजों को देखकर उसकी अंडरस्टैंडिंग बन पाती है, उसको चीजों को एक्सप्लेन करने की नीड नहीं होती कि टीचर उसको एक्सप्लेन करे देन वो उसको रिप्लाई बैक करे। इस तरीके से ये चीजें नहीं होती है यहाँ पर। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। अ टीचर ऑफ क्लास फोर्थ brought some interesting book and distributed them among the students. Then she said, "Today let's have a fun and read this book for our pleasure. This reading is called." ऑप्शन से ही समझ में आ गया होगा कि कहीं न कहीं ये टाइप्स ऑफ रीडिंग की बात कर रहा है। अभी इससे पहले हमने रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ की बात करी थी। तो क्वेश्चन आपकी ये जो 4 स्किल है घुमा-फिरा कर यहीं से बनने हैं कि कौन-सी टेक्नीक वगैरह हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, कौन-कौन से गेम्स हो सकते हैं। अभी क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि टीचर जो है आज मस्ती-मज़ाक के मूड में बच्चों को कुछ यहाँ पर आप बोल सकते हैं मैगज़ीन, कॉमिक्स वगैरह दी है कि आज अपने खुशी के लिए पढ़ो, अपने एन्जॉयमेंट के लिए पढ़ो। पर्पस उसका कोई भी ज्ञान लेना नहीं है, जस्ट ऐसे कि आपका एक एंटरटेनमेंट हो जाए इस हिसाब से पढ़िए, ठीक है? क्वेश्चन का सेंस तो वही निकल रहा है, सम इंटरेस्टिंग बुक लेकर आए हैं, चाचा चौधरी वाली किताब आ गई होगी, इस तरीके से कुछ आ गई होगी, मैगज़ीन वगैरह। तो टीचर जो ये रीडिंग करवाना चाहता है, इस प्रकार की रीडिंग को क्या बोला जाएगा? प्री रीडिंग, पोस्ट रीडिंग, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग। तो सबसे पहले आंसर लिख लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन करके सारी चीजों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इस प्रकार की रीडिंग होती है एक्सटेंसिव रीडिंग, जस्ट फॉर फन एंजॉयमेंट के लिए हम लोग पढ़ते हैं, उसे एक्सटेंसिव रीडिंग बोला जाता है। और जो इंटेंसिव रीडिंग होती है उसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं बिल्कुल गहन अध्ययन करना, हर एक चीज को जाकर डीप में पढ़ना, वो हमारी इंटेंसिव रीडिंग होती है। और प्री रीडिंग पढ़ने के पहले जस्ट एक आइडिया लगा लेना, प्री रीडिंग होता है, इसके बीच में एक रीडिंग आती है जिसे हम लोग बोलते हैं वाइल रीडिंग। जो पढ़ते समय हमारे दिमाग में जो आइडियाज आते हैं वो हमारे वाइल रीडिंग होते हैं। पढ़ने के बाद जो हम लोग समराइज करते हैं चीजों को उसे पोस्ट रीडिंग बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और इसे पूरा अच्छे से डिटेल से समझ लेते हैं ताकि ये पॉइंट हमारा पूरा क्लियर हो जाए। देखो सबसे पहले आपके सामने इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है? तो इंटेंसिव रीडिंग आई आर होता है, एक्सटेंसिव रीडिंग ई आर होता है। द टीचर चूज, टीचर बताता है कि आपको क्या पढ़ना है। आज आपको ये लेसन पढ़ना है, लेसन 1 पढ़ना है, तो टीचर के द्वारा डिसाइडेड है।
और द लर्नर चूज़, लर्नर को डिसाइड करना है कि तुम्हें चाचा चौधरी पढ़ना है, तुम्हें साबू की पढ़ना है, जो भी मतलब बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका इंटरेस्ट जिसमें आता है, लाइक बारबी डॉल की कहानियाँ उसे पढ़नी है, तो वो वहाँ जाकर पढ़ सकता है, ठीक है? तो उसकी खुशी के लिए तो डेफ़िनेटली बच्चा ही डिसाइड करेगा। मे बी डिफ़िकल्ट, ये डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि डीप स्टडी करना है और टीचर के द्वारा डिसाइडेड है। ये काफ़ी ज़्यादा ईज़ी होता है, बच्चे की चॉइस के अकॉर्डिंग रहता है। वन रीडिंग में बी शॉर्ट, और यहाँ पर बोला गया लॉट्स ऑफ पेजेस, तो वो ईज़ी है, तो ज़्यादा पेज पढ़ना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। ठीक है? यहाँ पर कम पढ़ाया जाता है ताकि बच्चा जो है इन चीज़ों से ऊब ना जाए, बोर ना हो जाए। ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द डिटेल्स, बच्चा यहाँ पर हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करता है, हर एक पॉइंट को। इवन कोई एक स्पेलिंग भी आई है तो उसको पूरा समझने की कोशिश करेगा कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात कर रहा होगा। और यहाँ पर बस बच्चा जो चाहता है जनरल मीनिंग समझना चाहता है क्योंकि फन एन्जॉयमेंट के लिए पढ़ रहा है। ठीक है? अगला है डिफिकल्ट एंड न्यू वर्ड्स, यहाँ पर सीखने को मिलते हैं, और इजी वर्ड्स क्योंकि अगर बच्चे ने डिसाइड किया है तो डेफिनेटली वो कुछ उसके लिए इजी ही डिसाइड करेगा। और यदि फन एंटरटेनमेंट के लिए यदि चीजों को यहाँ पर लाया गया है तो बेसिक बात है कि यहाँ पर बहुत लैंग्वेज बहुत आसान होगी। लर्नर यहाँ पर काफी स्लो होते हैं क्योंकि उन्हें हर एक चीज को समझना होता है, डीप एनालिसिस करना होता है, गहन अध्ययन करना होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर बोल सकते हैं कि काफी ज्यादा स्लो हो जाएगा बच्चा, पढ़ने में समय लगेगा, ये हम लोग बोल सकते हैं। और एक्सटेंसिव में काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट होगा क्योंकि जनरल एक आइडिया है, जस्ट फटाफट वो चीज़ों को पढ़ रहा है, अच्छा ये स्टोरी है, तो वो चीज़ों को क्या कर पाएगा, उन चीज़ों को इंटरलिंक कर पाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा लर्नर यहाँ पर फ़ास्ट होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है हमारा इंटेंसिव एक्सटेंसिव का। और एक हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे प्री रीडिंग की, एक हम लोगों ने बात करी व्हाइल की, और एक बात करी हमने पोस्ट रीडिंग की। 3 टाइप की रीडिंग होती है। प्री पहले से जस्ट एक अंदाजा हम लोग लगाते हैं कि अच्छा ये कॉन्टेक्स्ट इस बारे में बोल रहा होगा, हमने पढ़ा नहीं है, जस्ट एक उसका मेन थीम देखकर हम लोग एक आइडिया लगा रहे हैं। जैसे जैसे किंग आता है तो हम लोगों के मन में क्या आता है, नॉर्मली आजकल जो पैराग्राफ पूछे जा रहे हैं बहुत आसान पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम आप लेंगे, किंग क्वीन की स्टोरीज बता दी जाती है कि एक किंग था, वो अपने महल से कहीं घूमने जाता है तो वहां पर उसको एक क्वीन दिखती है, इस तरीके से कोई भी स्टोरी हो सकती है। तो हम लोग किंग का नाम पढ़ते ही से हम लोग एक आइडिया लग जाता है कि ये पैराग्राफ इस कॉन्टेक्स्ट में होगा। वाइल रीडिंग पढ़ते समय आपके दिमाग में आगे से आगे लिंक बनती रहती है कि राजा जो है शिकार पर जाता है, उसके सैनिक उससे कहीं पीछे हट जाते हैं, तो वो राजा खुद को कैसे बचाएगा, क्वीन आएगी, रानी आएगी, फिर वो उसको बचाएगी। इस तरीके से हम लोग लिंक करते जाते हैं। तो व्हाइल रीडिंग मतलब पढ़ते समय आपके, या फिर इन रीडिंग भी आप इसे बोल सकते हो, पढ़ते समय जब आपकी लिंक बनती जाती है आगे से आगे, वो व्हाइल रीडिंग होता है। पोस्ट रीडिंग पूरा पढ़ लिया, अब बात आती है उसको समराइज़ करने की कि आपने पढ़ा क्या, आपको समझ में क्या आया? तो वो चीज़ें होती है हमारी पोस्ट रीडिंग। ठीक है? एक बार और अगर आप क्वेश्चन देखना चाहें, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, तो फिर से हम लोग क्वेश्चन पर भी आ सकते हैं। ये पिक्चर मैं आपके साथ एक बार और शेयर करूँगी, थोड़ा-सा ब्लर हो गया है ये, बाकी जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया वही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन ये आपसे बोल रहा है कि वही क्लास 4th का बच्चा है, प्लेज़र के लिए, खुशी के लिए, जॉय के लिए, हैप्पीनेस के लिए पढ़ रहा है, तो ये एक्सटेंसिव रीडिंग होगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि बच्चा डीप एनालिसिस कर रहा है, गहन अध्ययन कर रहा है, तो इंटेंसिव रीडिंग हो जाती। पढ़ने से पहले प्रिडिक्ट कर रहा है कि क्या इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो सकती है, तो प्री रीडिंग। पढ़ने के बाद चीज़ों को समराइज़ कर रहा है, तो पोस्ट रीडिंग। तो इस तरीके से वन बाय वन करके आप आंसर यहाँ पर कर सकते थे, राइट? अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, one of your favorites. A teacher divided the class in small groups and asked them to discuss and present their views on safe environment. Students are free to plan and present their choice and creativity. The teacher is facilitating them as and when required. Which approach method is followed in the class? क्या बोला गया है? बच्चों को सेफ एनवायरनमेंट के ऊपर डिस्कस करना है और अपने-अपने आइडियाज़ प्रेज़ेंट करने हैं, क्या पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर क्या-क्या सोचते हो? बच्चे फ्री हैं अपने आइडियाज़ रखने के लिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। क्रिएटिविटी ला सकते हैं बच्चे, कोई प्रोजेक्ट बनाकर बता सकते हैं, या फिर जो भी उनके अंदर आइडियाज़ हैं, कोई भी उनके अंदर एक आइडिया आ रहा है कि हम लोग ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो वहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी को शो कर सकते हैं। द टीचर इज़ फैसिलिटेटिंग देम एज़ एन व्हेन रिक्वायर्ड, टीचर उनको मदद करेगा जब उनको आवश्यकता लगेगी। अगर बच्चा बोल रहा है कि उसको हेल्प चाहिए तो टीचर वहाँ पर उसकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर किस अप्रोच का प्रयोग किया गया है? कंस्ट्रक्टिविस्ट का, स्ट्रक्चर का, नेचुरल का, डिडक्टिव का। आपको पता है जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है क्रिएटिविटी के लिए बनाई जाती है, मतलब बच्चा क्या करेगा, एक जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं निर्माणवाद की प्रक्रिया, बच्चा खुद से चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश करता है, तो बिल्कुल डेफ़िनेटली बच्चों के ऊपर ही पूरा है। टीचर को कब जाना है, टीचर कब करेगा, जब बच्चों को हेल्प लग रही है तब टीचर जाकर उनको हेल्प कर देगा, मदद कर देगा, तो आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। स्ट्रक्चर में
बच्चों को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, लिसनिंग स्पीकिंग चाहिए मिल जाएगी, रीडिंग राइटिंग तुमको चाहिए मिल जाएगी, डिपेंड करता है। तो ये स्ट्रक्चर अप्रोच की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। नेचुरल अप्रोच की बात भी यहाँ पर नहीं हो रही है, एक नेचुरल वे में बताने की बात नहीं हो रही है। एक नेचुरली तो वो होता है कि हाँ, चलो बिल्कुल बेसिक से एक अंडरस्टैंडिंग लेवल हम लोग बना रहे हैं, और डिडक्टिव में वही बात हो रही है कि बच्चों को पहले चीज़ें सिखाई जाती है, सारे शब्द वगैरह बता दिए जाएँगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, फिर उनको बोला जाएगा कि अब तुम कुछ करिए। तो वो हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पर हम लोग रूल टू एग्ज़ाम्पल के थ्रू जाते हैं, तो वो वाली बात भी हम लोग यहाँ पर कर नहीं रहे हैं। जस्ट एक बेसिक है कि अपना आइडिया क्रिएट करने की बात हो रही है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की यहाँ पर बात हो रही होगी। आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राइट? अगले क्वेश्चन की बात करें। इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं? ठीक है, साउंड की बात आपसे की जा रही है। 21, 22, 23 और 24। तो आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? 24 होगा। आप यहाँ पर इसका एक चार्ट देख सकते हैं, किस तरीके से वोवेल और कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, कितने स्वर और कितने व्यंजन यहाँ पर रहते हैं। साउंड की बात यहाँ पर हो रही है, तो देखो ये जिस तरीके से साउंड निकलते हैं, तो टोटल 19 आपके स्वर होते हैं और 24 आपके यहाँ पर व्यंजन होते हैं, पूरा चार्ट में दिखा दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पर आई को किस तरीके से प्रोनाउंस करना है, ठीक है, ये वाला तो आपको बताएगा। फिट होता है, फिट होता है, ये पूरा बोलने के ऊपर है। आपका साउंड जिस तरीके से निकलता है उसके ऊपर ये शब्द बनेंगे आपके, ठीक है। तो ये टोटल आप स्वर ध्यान रख सकते हो, 19 होते हैं और 24 आपके व्यंजन कॉन्सोनेंट होते हैं। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005, इंग्लिश इन इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। इंग्लिश में जो इंडिया के अंदर इंग्लिश है वो क्या है? फर्स्ट लैंग्वेज है, हमारी मदर टंग है, एक फॉरेन लैंग्वेज है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है, या फिर एक एसोसिएट लैंग्वेज है। तो अगर एनसीएफ की बात करें तो एनसीएफ इसे ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में मानता है, क्योंकि ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये लैंग्वेज बोली जाती है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन में हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं 20 क्वेश्चंस, ठीक है। 20 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन जितने भी आगे बचे हुए उनको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। आप अपना स्कोर बता दीजिएगा, टोटल स्कोर आपका क्या रहा है, क्योंकि लेवल एक ठीक रखा गया था ना, बहुत हार्ड था अकॉर्डिंग टू मी, और ना बहुत ज्यादा हम लोगों ने ईजी रखा था। जितना स्कोर आपका होगा उस लेवल पर आपका अगला पैटर्न, जो अगली क्लास होगी उस पैटर्न पर डिसाइड की जाएगी। इसमें क्वेश्चन किस टाइप के थे या कहाँ-कहाँ से बताए गए थे वो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ क्वेश्चन जो आपके एमपी टेट का ग्रेड 2 का एग्जाम था उसमें पूछे गए थे। एक क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम से था, और कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर सी टेट का जो 19 में जो पेपर हुए थे वहां से लिए गए थे, ठीक है। तो अब आपको सी टेट के सारे पेपर लगा ही लेने, अच्छी खासी आती है वहां पर इंग्लिश पेडागोजी, तो वहां से अच्छी खासी आपकी एक प्रैक्टिस बन जाएगी, ठीक है। तो स्कोर आपको बताना है कमेंट करके, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का, ये आपको कमेंट करके बताना है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि वीडियोस आपको मिलते रहे, नोटिफिकेशन आपको आते रहे। बेल आइकन को आपको प्रेस कर देना है। और वीडियो यदि आपको लग रहा है कि हाँ अच्छा लगा है, सेशन में चीजें सभी चीजें समझ में आई है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।